हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने कल अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल कंडक्ट कराई थी जिसमें 6 टॉपिक्स थे जो 2019 सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में पेपर 2 के, उसमें से लोगों ने जो अपना रिस्पॉन्स दिया, एक टॉपिक हमने चूज़ किया फिर उसके बिहाफ पे। तो टॉपिक है द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये वाला टॉपिक हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि पेपर 2 का सिलेबस क्या है। पेपर 2 ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम का जो 200 मार्क्स का होता है, उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो 80 मार्क्स के आपके ऐसे हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कीवर्ड है पॉलिटी। तो पॉलिटी से ये वाला आपका क्या आया है, ऐसे। तो टॉपिक का नाम है द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये वाला सभी लोगों ने चूज़ किया था बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से कैंडिडेट्स को ये वाला टॉपिक लिखते हुए प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि आपकी ये कन्वेंशनल स्टडीज़ में नहीं आता है जो आप पढ़ते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया या फिर एनसीईआरटी में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ पे ये चीज़ें कवर नहीं होती। जो चीज़ें यहीं कवर होती है ये मोस्टली न्यूज़पेपर से कवर होती हैं आपकी, तो उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो आपके पास 2 तरीके हैं इस पर्टिकुलर ऐसे को हैंडल करने के। या तो आप एक कन्वेंशनल वे में लिख सकते हैं कि कैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ डोमिनेशन ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी टिल 1970s, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। उसके बाद कैसे राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़ हुआ ड्यू टू राइज इन, जैसे रीजनल इश्यूज़ में कुछ बदलाव हुआ और कम्युनलिज्म जैसी घटनाएं और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जैसे इंसिडेंट बहुत बढ़ गए, तो राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़ होने लगी। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई 1975। किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इस तरह से भी हो सकता है। उसके बाद कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर ये बनने लगी ड्यू टू द राइज इन रीजनल पार्टीज़ की राइज की वजह से कोalition गवर्नमेंट सेंटर में बनने लगी। उसके बाद फिर हमने विटनेस किया 2014 से वी हैव सीन अ चेंज इन द सिंगल पार्टी मेजोरिटी, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनने लगी 2014 से। तो एक ये तरीका है आपका लिखने का। दूसरा तरीका जो है वो है करंट ओरिएंटेड, जिसमें आप करंट के एग्जाम्पल लेंगे और ये जो 2 कीवर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इन दोनों वर्ड्स को आप एड्रेस करेंगे। ये दिखाता हूँ आप ये कैसे कर सकते हैं। इसमें अगर आप करेंगे इस तरह से तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं सीएपीएफ का सपोज, तो उसमें से 99% ऐसे ही लिखने वाले हैं कन्वेंशनल टाइप, जो फर्स्ट टाइप है, ठीक है। वो ट्रेस करेंगे इंडियन एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, जो कि एक बहुत लेमन टाइप है, लेकिन आपको आपकी करंट नॉलेज भी इसमें दिखानी है, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तभी तो आपका ऐसे स्टैंड आउट करेगा ना। तो एक ये तरीका है, जैसे मैंने आपको कटिंग दिखाई है, इसमें डिफरेंट कटिंग्स हैं जिससे आपको लगे कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो क्रेडिबल है, ठीक है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975, उसके बाद दिस 1965 वॉर, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि दिस इलेक्शन इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, कि इलेक्शंस इंडिया में बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। वी नेवर नो कौन सी पार्टी जीतने वाली है बिकॉज सो मैनी इश्यूज़ आर एनग्रोस्ड। किसी भी इशू पे पॉलिटिक्स जो है हो सकती है। उसके बाद द शेयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक डीमोनेटाइजेशन वाला मूव था वो अनप्रेडिक्टेबल था। किसी को नहीं पता था कि आवर प्राइम मिनिस्टर विल कम ऑन नेशनल टेलीविज़न अराउंड 8 और 7 PM और वो एक डिक्लेरेशन कर देंगे जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। ऑल्दो इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन बट इल कंसीव्ड, किसी ने उनको मतलब बोला नहीं था इस तरह से, कोई डिस्कशन नहीं हुई पार्लियामेंट में, बट डिस्पाइट दैट एक अनप्रिडिक्टेबल डिसीजन लिया गया। उसके बाद देखिए तो डिमोनेटाइजेशन वॉज अ पॉलिटिकल गैम्बल दैन एन इकोनॉमिक डिसीजन। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक जैसे इट वॉज अ वाटरशेड मूवमेंट, जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में वाटरशेड मूवमेंट थी। वी नेवर अटैक्ड फर्स्ट टू द पाकिस्तान और LOC हमने कभी क्रॉस नहीं की, बट आफ्टर दिस UD स्ट्राइक वी वेंट इन टू द पाकिस्तान, वहाँ पे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की ऑल्दो इट वॉज अ पॉलिटिकल डिसीजन। फिर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दिस सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। किसी को नहीं पता था कि 370 सडनली उसको अब्रोगेट किया जाएगा। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि 370 विल नो लॉन्गर अप्लाई टू JNK। इट वॉज अ सीक्रेट ऑपरेशन, सीक्रेट है जब तो अनप्रिडिक्टेबल है, बिहाइंड द गवर्नमेंट मूव। उसके बाद हम बात करें तो रिसेंट जो चाइना के साथ हमारा इंसिडेंट हुआ था गलवान वैली, आवर मिलिट्री टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टांस, एग्रेसिव स्टांस लिया था चाइना के अगेंस्ट। दोनों में क्लैश हुआ, वी लॉस्ट अराउंड 20 सोल्जर्स, उनके भी सोल्जर्स मारे गए। सो ऑल इट इज़ ऑल ड्यू टू दिस पॉलिटिकल डिसीजन, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजंस।
ये कटिंग देख लीजिए आप, वाई नो एक्शन अगेंस्ट डिफेक्टर्स, ये वाली जो न्यूज़ है ये हम कैसे रिलेट कर सकते हैं इसके साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स से। जैसे अराउंड 1980s एंड 90s बहुत सारा डिफेक्शन होते थे, स्प्लिट मर्जर इन द पॉलिटिकल पार्टीज़, एक पार्टी दूसरी पार्टी मिल जाती थी तो अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाती थी। वो क्या इंक्रीज़ करती है, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करती है इंडियन पॉलिटिक्स की, दूसरा अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए वहाँ पे। उसके बाद आंध्र प्रदेश असेंबली में किस तरह से डिफेक्शन हुआ 21 MLAs का, ठीक है एकदम। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन किया गया विदाउट एनी फ्लोर टेस्ट। तो ये भी क्या दिखाता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी या फिर कॉम्प्लेक्सिटी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसको रीइंस्टेट किया वहाँ की गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे टाइप 2 को। टाइप 2 में हमारा जो आइडिया रहता है वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे की टोन क्या है, क्या उसकी इंटरप्रिटेशन है। दूसरा आपको ये पता लगाना है इसमें कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स और टाइप आपको पता लगने के बाद आप इसमें लिखना शुरू करेंगे। बस इतना सा आपको पता लगाना है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, दो मेन जो कीवर्ड हैं ये आपको क्या करनी है, इनकी नीड सेटिस्फाई करनी है कि किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स है, किस तरह से अनप्रिडिक्टेबल। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप इसमें देंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स मिलेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी को आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं कि इंडिया की वाइड ज्योग्राफी है, तभी तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज़ अ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे हिल रीजन है, यहाँ पे प्लेन रीजन है, यहाँ पे ड्रॉट प्रोन रीजन है, ठीक है, बीचेस हैं, कोस्टल एरियाज है। तो जितने भी रीजन हैं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन, उनकी हमेशा डिफरेंट प्रॉब्लम रहती है। हिल रीजन की बात करूँ तो कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम है। ड्रॉट प्रोन रीजन की बात करूँ तो इरीगेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, हेल्थ एक प्रॉब्लम है। तो जहाँ की भी डिफरेंट प्रॉब्लम होती है तो वो क्या, दिस गिव राइज टू डिफरेंट पॉलिटिक्स। तो जैसे चैलेंजेस उस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ पे इवॉल्व होती है। तो ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कि डिफरेंट एरियाज हैव देयर ओन पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स विच विल फर्दर चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ देयर रीजन। इसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स इस वाले कीवर्ड को की नीड फुलफिल करेगा कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, किस तरह की डाइवर्सिटी, कि रिलीजन में डाइवर्सिटी है, क्लास एंड कास्ट डिवाइड है, लैंग्वेज एंड कल्चर, रीजनल इश्यूज जो हैं, ठीक है, ऑल दिस जो इश्यूज हैं ये क्या है, एक्यूमुलेट करके पॉलिटिकल पार्टीज इनको यूज़ करती है फॉर देयर ओन पॉलिटिकल गेन्स। अगर उन्हें लैंग्वेज के हिसाब से, जैसे वी हैव सीन के सदर्न इंडिया में कुछ कहीं बोर्ड्स पे, रेलवे बोर्ड्स पे हिंदी नहीं लिखनी दी, या फिर क्लास एंड कास्ट डिवाइड का हमेशा फ़ायदा उठाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजन का फ़ायदा उठाती हैं, तो और लैंग्वेज एंड कल्चर का। तो ये सब फैक्टर हैं किसको, पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो कीवर्ड है उसको हम एड्रेस करेंगे कि किस तरह की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। डीमोनेटाइजेशन हमने अभी बात की है कि अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल डिसीजन था। और उसके बाद नेशनल इमरजेंसी 1975 विदाउट किसी की अप्रूवल के बिना, और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उन्होंने इम्पोज कर दी थी 1975, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी डिस्कस नहीं किया, कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं किया, यूनिलेटरली उन्होंने वहाँ पे डिक्लेयर कर दी नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड जो अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक फंडिंग मैकेनिज्म है। ये उसमें क्या होता है कि इट इज़ लिमिटेड ओनली टू, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उन्हीं को मिलेगा दोज पॉलिटिकल पार्टीज हु हैज सिक्योर्ड 1% वोट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये क्या दिखाती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अगर पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग होनी चाहिए तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, न्यू कमर्स को भी एक मिलनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड, और पॉलिटिकल फंडिंग उन्हें भी मिलनी चाहिए। बट एक सीलिंग लगा दी कि 1% वोट उनको मिलने चाहिए लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में। उसके बाद हम बात करेंगे कि रोल ऑफ प्रेसिडेंट, द स्पीकर और गवर्नर हैज़ बीन चैलेंज। स्पीकर का रोल हमेशा से चैलेंज होता रहा है, या फिर गवर्नर का रोल। कर्नाटका असेंबली का अगर हम केस लें कि स्पीकर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ 15 MLAs, 15 MLA का उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, और स्पीकर डेलिबरेटली डिलेड हिज एक्शन फॉर सम पॉलिटिकल गेन्स की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। और प्रेसिडेंट रूल, इससे क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल 1980s में बहुत ज़्यादा लगने लगे थे, फ्रेजाइल गवर्नमेंट हो गई थी, कभी कोई गवर्नमेंट गिर रही है, कभी कोई, केसेस ऑफ डिफेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, पार्टीज़ में मर्जर हो रहे थे, स्प्लिट हो रही थी पार्टी, और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, मतलब ख़रीदा जा रहा था MLAs MPs को। फिर हमने इसको डील करने के लिए क्या किया, एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। उससे हमने कुछ हद तक, काफ़ी हद तक डिफेक्शन को रोका।
फिर एक तो ट्रेंड आया 2014 से 18 तक लेके, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगा, उत्तराखंड में लगा, आंध्र प्रदेश में लगा। आंध्र प्रदेश में 21 एमएलए हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो क्या हो गए, दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो गए। तो एक और फेमस केस है जैसे एसआर बोमई केस 1994, सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट दैट प्रेसिडेंट रूल कांट बी इम्पोज्ड ऑन द व्हीम्स एंड फेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी टाइम, या फिर गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। फ्लोर ऑफ टेस्ट होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे एक बार जो एमएलए प्रेजेंट हैं वो वोटिंग करेंगे, तभी आप डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, प्रेसिडेंट रूल। और उसके बाद अगर हम बात करें दिस एडीआर रिपोर्ट थी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, उन्होंने बोला कि 34% ऑफ करंट एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस रजिस्टर अगेंस्ट देम। तो ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखाता कि 34% एमपीज जो हमारे हायर लेजिस्लेटिव बॉडी है पार्लियामेंट, वहाँ पे अगर हम बात करें तो 34% के अगेंस्ट क्रिमिनल केस है। तो यह एक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्या, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि वी नीड करप्शन फ्री गवर्नमेंट, दूसरा कि क्राइम हमें रिमूव करना है, और जो कानून बना रहे हैं वो ही क्या है, करप्ट है या फिर क्रिमिनल केसेस हैं उनके अगेंस्ट। उसके बाद बात करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी, कैसे फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है इंडियन पॉलिटिक्स या फिर जो गवर्नमेंट एट पावर है। फॉरेन पॉलिसी भी एक गवर्नमेंट डिसीजन है, ठीक है। कैसे वो अनप्रेडिक्टेबल है पाकिस्तान के अगेंस्ट या फिर चाइना के अगेंस्ट। चाइना के साथ हमारे प्रेडिक्टेबल रिलेशन थे कुछ हद तक, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल थे। बट अगर हम बात करें कि क्या वो मूवमेंट्स थी, वाटरशेड मूवमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल डिसीजन दैट वर अनप्रेडिक्टेबल। सर्जिकल स्ट्राइक बोल सकते हैं हम, बालाकोट एयर स्ट्राइक। पहले क्या था, हम कोई भी ऑपरेशन करते थे उसको कोवर्टेड वे में करते थे कि डिक्लेयर नहीं करते थे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। बट आफ्टर सर्जिकल स्ट्राइक एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक, हमने मीडिया में भी बोला, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे भी बोला कि वी डिड इट, कि बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की, और अगेंस्ट दिस यूरी अटैक जब हुआ, आफ्टर पुलवामा अटैक जो हुआ। तो ये एक वाटरशेड मूवमेंट है इंडियन पॉलिटिक्स में। नो बडी प्रिडिक्टेड कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। ये सब है पॉलिटिकल डिसीजन। विदाउट पॉलिटिकल डिसीजन जो आर्मी है वो पाकिस्तान में नहीं जा सकती, सर्जिकल स्ट्राइक अपने आप कैरिड आउट नहीं कर सकती। सो इट वाज अ बोल्ड पॉलिटिकल डिसीजन, इट वाज अनप्रेडिक्टेबल। उसके बाद गलवान वैली की बात करें तो बेलिजरेंट चाइना वाज चैलेंज्ड। जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उनकी, उनको रोकने के लिए इंडिया टू का अग्रेसिव स्टांस, मिलिट्री स्टांस लिया। और इनकी बैकिंग किसकी थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, ठीक है, अगेंस्ट चाइना। तो स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेज, दिस एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पेशल फोर्सेज हमने वहाँ पे यूज़ की। ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन। उनको फ्री हैंड दिया गया आर्म फोर्सेज को, यू कैन टेक एनी एक्शन यू वांट। उसके बाद चाइना को चैलेंज करने के लिए क्वाड का भी फॉर्मेशन हुआ। इंडियन पॉलिटिक्स, जो इंडियन की फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज हुई। पहले क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुप था, उसके बाद हमने फॉर्मलाइजेशन करने की सोची। ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया इन द मैरीटाइम एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम। उसके बाद गवर्नमेंट बात कर रही है कि वी नीड टू री नेगोशिएट इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1965 के अराउंड हुई थी, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोक किया था। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ब्लड एंड दिस वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो ये भी एक अनप्रेडिक्टेबल वे है ना, इंडियन पॉलिटिक्स किस तरह से इवॉल्व हो रही है, री नेगोशिएट कर रही है। जो इतनी बड़ी ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको री नेगोशिएट करेगी। ऑल्दो दिस इशू इज़ कॉम्प्लेक्स, बट हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये भी आप इसमें लग सकते हैं। नॉबडी प्रेडिक्टेड कि 5 अगस्त को पार्लियामेंट में डायरेक्टली अनाउंस हो जाएगा 2019 को कि 370 इज़ नो लॉन्गर अप्लाइड ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से भी आप इम्पोर्टेंट जब भी कोई इवेंट होते हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर जितने ज़्यादा एनालाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। और द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग अगर आपको सीखनी है तो यू कैन गो ऑन दिस प्लेलिस्ट, एसे राइटिंग फॉर CAP ऑफ पेपर 2। यूट्यूब पे जाके आप मोर देन 15 वीडियोज़ यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मॉडल ऐसे आपको दिया गया है 300 वर्ड्स में किस तरह से लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम इसमें डिस्कस की गई है। प्रीवियस ईयर पेपर 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं 2013 to 14 वे सभी डिस्कस किए गए हैं। और आप इस ऐप पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे हम कंडक्ट कराते हैं ऑल इंडिया फ्री ओपन टेस्ट। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं पेपर 2 में, ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी आएगी। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो यू कैन गो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू।